दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे चैप्टर 9 या उससे पीछे वाले चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा तो आप उनको भी देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो यार आज के चैप्टर को हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे आज के चैप्टर का नाम है लॉ एंड जस्टिस। सबसे पहले हम यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे कहता है, डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ अ शर्ट फ्रॉम क्लास 7th बुक। वी शो देयर दैट अ चेन ऑफ मार्केट लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन दी सुपर मार्केट। अब यार यहाँ पे आप सभी को बताता है कि हमने आपको 7th क्लास में एक शर्ट की कहानी बताई थी। क्या वो आपको अभी याद है? अगर नहीं याद है तो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। मानो यार ये आपकी शर्ट है। अब वैसे तो आपका ये बॉक्स बनाया है मैंने, लेकिन आप इसको शर्ट समझना। अब इतना कॉस्ट आप लगा लो भाई, जो कॉटन लगाई थी खरीदी थी उसके ऊपर आया। अब इतना टैक्स लगा, इतना कमीशन रहा, तो उसके बेस पे पूरे एक शर्ट की प्राइस रखी जाती है बाद में। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से पक्का याद आ गया होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताते हैं कि पूरी हमारी मार्केट की एक चेन होती है जो कि जो कॉटन को प्रोड्यूस करता है, फिर जो हमारी शर्ट को बेचता है उसको लिंक करती है यहाँ पे। ठीक है, अब कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग वॉज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन दी चेंज। कि भाई यहाँ पे हर एक स्टेप के ऊपर, यानी कि भाई अब इसने आपकी यहाँ पे कॉटन उगाई, उसने एक व्यापारी को बेच दी, उसने यहाँ पे धागा बनाने वाली कंपनी को बेच दी, उसके बाद धागे से उसका मतलब कपड़ा बना, कपड़े से फिर आपकी शर्ट बनी। तो यहाँ पे हर एक स्टेप पे आपका क्या हो रहा है, चीज़ को खरीदा जा रहा है, बाई किया जा रहा है और बेचा जा रहा है, यानी कि सेलिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको समझाना चाहता है। अब कहता है मैनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट, द स्मॉल फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कॉटन, द वीवर्स ऑफ इरोड और द वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री फेस्ड एक्सप्लॉयटेशंस और अनफेयर सिचुएशंस इन द मार्केट। अब यहाँ पे कहता है कि भाई कुछ लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से यहाँ पे जो आपके शर्ट को मतलब कि जो आपकी शर्ट के लिए कॉटन की रिक्वायरमेंट है उसकी प्रोडक्शन की जाती है, कहीं पे इसको बुना जाता है, कहीं पे इसको मतलब कि बेचा जाता है। तो वहाँ पे सभी जगह आपके बीच बीच में वर्कर लोग आते हैं, किसान लोग आते हैं और उनके साथ में यार बहुत सारी यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होती है, यानी कि उनके साथ में शोषण किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ इस तरीके की आपकी अनफेयर सिचुएशन हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती हैं। बहुत बार आप सभी को पता है कि वो लोग प्राइस ढंग से नहीं देते, तो कुछ इस तरीके की चीज़ भी यहाँ पे रहती हैं। फिर आगे बताता है कि मार्केट एवरीवेयर टेंड टू बी एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ पीपल वेदर एज वर्कर्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। कि आप चाहे मानो वर्कर हो, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे इन सभी की आपकी एक्सप्लॉयटेटिवनेस होती है। ठीक है, यानी कि इन सभी के साथ में शोषण किया जाता है किसी ना किसी प्रकार का। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉज। दीज लॉज ट्राई टू इंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिस आर केप्ट एट मिनिमम इन द मार्केट। अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए काम आता है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, उसने कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे नॉर्म्स बना रखे हैं जिनके बेस पे यहाँ पे जो ये अनफेयर चीज़ें हमारी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, इनको हम काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो चलो अब आपको आगे बताते हैं। सो अब आगे यहाँ पे कहता है लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन। तो चलो आपके लिए एक कॉमन मार्केट की हम सिचुएशन लेते हैं वेयर द लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे जो हमारे लॉज होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज़ द इशू ऑफ वर्कर वेजेस। और यहाँ पे ये जो आपका इशू रहेगा वो रहेगा कि आपके जो वर्कर्स हैं उनकी जो तनख्वाह है उससे रिलेटेड। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन नॉर्मली वांट टू मेक अ मच प्रॉफिट एज दे कैन। अब यहाँ पे जो आपकी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर होती हैं, बिजनेस पर्सनस होती हैं, वो नॉर्मली चाहते हैं कि भाई वो जितना ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें उतना ज़्यादा प्रॉफिट वो लोग यहाँ पे लें। In the drive for profits, they might deny worker their rights and not pay them wages। अब यार वो कई बार क्या हो जाता है कि वो अपने प्रॉफिट के अंदर इतना अंधा हो जाते हैं कि जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए उनको वो उनकी सैलरी मना कर देते हैं और उनकी जो राइट्स होती हैं उनको मना कर देते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं, इन द आइज ऑफ द लॉज इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर देयर वेजेस। कि भाई अगर हम लॉ के तरीके से आपको बताएं तो जो वर्कर्स की तनख्वाह है उसको उनको मना करना इलीगली गलत है।
और इलीगल चीज़ है यानी कि आपकी। सिमिलरली टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड और आर पेड फेयरली, और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको कम सैलरी देना भी आपका इलीगल होता है, उनको उनके काम के हिसाब से सही पैसा देना चाहिए। देयर इज़ अ लॉज ऑन मिनिमम वेजेस, और यहाँ पे हमारा लॉज काम करता है मिनिमम वेजेस का। अ वर्कर हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर, और इस मिनिमम वेज से नीचे कोई भी एम्प्लॉयर अपने वर्कर को सैलरी नहीं दे सकता। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड एवरी फ्यू ईयर्स, हर साल हर कुछ सालों के बाद आपकी जो ये मिनिमम वेजेस होती हैं इनके अंदर गवर्नमेंट आपकी चेंज करती रहती है। वाई डू वी नीड अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, अब यहाँ पे मिनिमम वेजेस के लिए भी हमें एक लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है। तो चलो यार अब हम आगे स्टडी करते हैं और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि आप अपने माइंड में इन बातों को सोचो। व्हाट इज़ द मिनिमम वेज फॉर अ कंस्ट्रक्शन वर्कर इन योर स्टेट, की जो आपकी स्टेट में कंस्ट्रक्टर वर्कर काम करता है, यानी कि जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह घर वगैरह बनते हैं वहाँ पे जो वर्कर काम करता है उसकी क्या आपकी मिनिमम वेज हो सकती है, एक बार सोचो। डू यू थिंक द मिनिमम वेज फॉर अ कंस्ट्रक्टर वर्कर इज़ एडिक्वेट, लो और हाई, आपको क्या लगता है क्या वो पर्याप्त होगी, उसकी वेज कम होगी या ज़्यादा होगी, क्या लगता है आपको। हु सेट्स द मिनिमम वेजेस, और जो है आपकी मिनिमम वेजेस होती हैं इनको कौन सेट करता है ये भी सोचो एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कहते हैं एज विद द लॉज ऑन मिनिमम वेजेस विच इज़ मेन टू प्रोटेक्ट वर्कर देयर आर ऑल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। अब यहाँ पे वर्कर्स के साथ साथ आपके हमें ऐसे लॉज भी देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर जो कि प्रोड्यूसर को भी प्रोटेक्ट करते हैं और कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। दीज हेल्प इंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री पार्टीज द वर्कर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स आर गवर्नड इन अ मैनर इज दैट इज़ नॉट एक्सप्लॉइटिव, और ये सब इसलिए लॉज बनाए जाते हैं कि भाई जो आपके वर्कर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, इन तीनों के अंदर आपका जो रिलेशन होता है वो अच्छे से बना रहे और तीनों में से किसी को भी कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, यानी कि इनका शोषण ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप सभी को कहता है वर्कर इन अ टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद फेस्ड विद ग्रेटर कंपटीशन फ्रॉम पावर लूम्स, अ मेजॉरिटी ऑफ टेक्सटाइल मिल्स क्लोज डाउन during the 1980s and 1990s. Power looms are small unit with 4-6 looms. The owner operate them with hired and family labor. It is well known that conditions of the worker in power looms are far from सेटिस्फैक्ट्री, कि भाई जो आपकी पावर लूम्स होती थी उनके अंदर जो वर्कर्स की कंडीशंस होती थी वो बहुत ही ख़राब होती थी और बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे काम करते थे। अब तो ये आपकी बंद हो चुकी 1980s और 1990s के अराउंड, और यहाँ पे बेसिकली आपको कंपटीशन के बारे में बता रहे हैं इन्हें कि, तो ठीक है, मेन बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अब कहते हैं टेबल 1 प्रोवाइड सम इम्पोर्टेंट लॉज रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ दीज वेरियस इंटरेस्ट, कि भाई यहाँ पे जो हम टेबल 1 को अब स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे लॉज दिखेंगे जो कि इन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ पे बताता है कि कॉलम 2nd and 3rd इन टेबल 1st स्टेट why and for whom these laws are necessary, और यहाँ पे जो आपका टेबल मतलब कि कॉलम 2nd और 3rd होगा ये आपको बताएगा कि भाई ये लॉज क्यों ज़रूरी हैं और किन लोगों के लिए ज़रूरी हैं। बेस्ड ऑन द डिस्कशन इन द क्लासरूम यू हैव कंप्लीट द रिमेनिंग एंट्रीज इन द टेबल। अब कुछ एंट्रीज तो हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर रखी हैं, कुछ आप सभी के लोगों के लिए एज अ होमवर्क हमने छोड़ रखे हैं, तो आपको खुद से फिल करनी होंगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलो एक बार हम टेबल के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। इस टेबल 1 के अंदर आप सभी को सबसे पहले बताता है कि आपका जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके बारे में, और कहता है कि भाई एक सर्टेन पैरामीटर हमारी जो गवर्नमेंट होती है फिक्स कर देती है, उससे नीचे यार कोई भी यहाँ पे अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे सकता। उसी के साथ अब इस लॉ की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ी वो बात यहाँ पे आपको मेंशन है। कहता है कि भाई इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई वर्कर्स को काम की बहुत अर्जेंट नीड होती है और उस चक्कर में वो बेचारा बार्गेनिंग भी नहीं कर पाता, तो जो वेज वहाँ पे उसको एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराता है उसी वेज के अनुसार वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, कि यहाँ पे लॉ किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। दिस लॉ इज meant to protect the interest of all workers, particularly farm laborers, construction workers, factory workers, डोमेस्टिक वर्कर्स, की भाई ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है आपके फार्म वर्कर्स को, फैक्ट्री वर्कर्स को, डोमेस्टिक वर्कर्स को, ताकि उन लोगों को उनका जितना वो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से उनको पैसा
मिल पाए। ठीक है जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट लॉ बताता है कि लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट, प्रॉपरली फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जहाँ पे वर्कर काम करते हैं वहाँ पे पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर कोई डेंजरस काम हो रहा है तो वहाँ पे मास्क वगैरह होने चाहिए। उसी के साथ में यार यहाँ पे कोई दूसरे काम हो रहे हैं वहाँ पे अलार्म क्लॉक का होना, इन सभी चीज़ों का होना ज़रूरी होना चाहिए। तो ऐसा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे वर्कर्स ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ पर मतलब कि सही से चीज़ों को ध्यान नहीं रखा जाता, वो मतलब कि थोड़ी ख़राब कंडीशंस के अंदर काम करते हैं। और किन लोगों के लिए ज़रूरत पड़ेगी और किन लोगों को ये बेनिफिट देगा, ये चीज़ आप मेंशन करेंगे। मैंने आपको करके दिखा दिया ना एक बार, तो बाकी टाइम आप करेंगे। मैं सिर्फ आपको लो पढ़ के बताऊंगा ये सारे। उसी के साथ में ये जो बॉक्सेस आपके एमपीटी हैं इनको आप फिल करेंगे और मेरे को मेल करेंगे या फिर इंस्टा पे सेंड करेंगे। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं आप सभी के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं लॉज रिक्वायरिंग दैट द qualities of goods meet certain prescribed standards, for example appliances, electrical appliances having to meet safety standards। कि भाई यहाँ पे वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस करें वो एक मतलब कि क्वालिटी स्टैंडर्ड से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। जैसे कि अब लाइट का कोई बल्ब बनाया, कोई अप्लायंस बनाया, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनसे वो चीज़ें ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है। उसी के साथ यार अब यहाँ पे आपको कहता है लो रिक्वायरिंग दैट दी प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई, फॉर एग्जाम्पल शुगर, क्रोसिन, फूड ग्रेन्स। कि भाई आपकी कुछ ऐसी गुड्स होंगी जिनकी प्राइस आप ज़्यादा हाई नहीं रख सकते, यानी कि कुछ एक लिमिटेड उस तक ही आप रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कहते हैं कि लो रिक्वायरिंग दैट फैक्ट्री डू नॉट पोल्यूट एयर और वाटर। कि भाई ऐसे भी आपकी लॉज की यहाँ पे ज़रूरत है जो कि भाई आपकी फैक्ट्रियाँ हैं वो किसी भी वाटर को या फिर हमारी एयर को प्रदूषित ना करें। फिर बताता है लो अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेस। कि भाई आपकी चाइल्ड लेबर के खिलाफ भी यहाँ पे लॉज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो चलो आपको आगे बताते हैं नेक्स्ट लॉ के बारे में, जो कहता है लो टू फॉर्म वर्कर्स यूनियन एसोसिएशन। कि भाई वर्कर्स के पास पूरी राइट होनी चाहिए कि वो अपने यहाँ पे एसोसिएशन बना सकते हैं, किसी चीज़ के विरुद्ध उनको गलत लगती है तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो यार अब आगे समझ लेते हैं। अब कहते हैं बट मरले मेकिंग लॉज इज़ नॉट इनफ, द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। कि भाई सिर्फ एक लॉ बना देने से काम नहीं चल जाएगा, गवर्नमेंट को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये लॉ आपके सही से लागू किए जा रहे हैं। दिस मीन्स दैट दी लॉज मस्ट बी इन्फोर्स्ड, यानी कि ये लॉ आपके अच्छे से लागू किए जाने चाहिए। इन्फोर्समेंट becomes even more important when the laws seeks to protect the weak from the strong। और यहाँ पे और ज़रूरी हो जाता है इन लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पीपल से वीक पीपल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स द फेयर वेजेस, द गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्कर साइट्स एंड पनिश दोज हु वोलेट द लॉज। अब यहाँ पे यार इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए कि भाई जो आपके एम्प्लॉयर हैं वर्कर्स को अच्छी वेजेस दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली चेक करते रहना चाहिए। कहीं कहीं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाके अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई देता है तो उसको पनिशमेंट करनी चाहिए, ताकि यार और लोग डरें और फिर वो इन चीज़ों को फॉलो करें। व्हेन द वर्कर्स आर poor or powerless, the fear of losing future earnings or फेसिंग रेप्रिजल्स ऑफ्टन फोर्स देम टू एक्सेप्ट लो वेजेस। कि भाई जब वर्कर्स आपके ज़्यादा ही गरीब होते हैं तो यार मतलब कि उनको डर लगता है कि कहीं हमारे साथ फ्यूचर में कुछ ज़्यादा गलत ना हो जाए, हमारे पास पैसा ही ना रहे, तो वो लो वेजेस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसका भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। एम्प्लॉयर्स नो दिस वेल एंड यूज़ देयर पावर टू पे वर्कर्स लेस दैन दी फेयर वेज। और एम्प्लॉयर इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनको कम दाम देते हैं जितना वो काम करते हैं उसके कंपेरेटिव में। इन सच केसेस इट इज़ क्रूशियल दैट द लॉज आर इन्फोर्स्ड। तो इन केसेस के लिए ही हम आपको कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लॉज को इन्फोर्स करना। थ्रू मेकिंग इन्फोर्सिंग एंड upholding these laws, the government can control the activities of individual or private companies and so as to ensure social justice। अब यार इस तरीके से मतलब कि लॉ बनाना, उनको इन्फोर्स करना, अपहोल्डिंग करना इन लॉज को, जो हमारी गवर्नमेंट होती है कंट्रोल करती है लोगों को भी और प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनको भी, और यहाँ पे सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराती है। मैनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत सारे लॉज के जो बेसिस हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर से ही निकल के आए हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है। फॉर इंस्टेंस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सेज दैट no one can be forced to work for low wages or under bondage।
जो फंडामेंटल राइट्स कहती है हमारी, वो कहती है कि भाई किसी को भी हम दबाव नहीं डाल सकते कम दाम पे काम करने के लिए और लो बॉन्डेज पे काम करने के लिए। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशंस लेड डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और इंगेज इन एनी अदर हजारडस वर्क। कि भाई 14 साल के कम एज से अगर कोई बच्चा है तो उसको कहीं भी किसी दुकान के ऊपर या फिर मतलब कि किसी हजारडस काम में या कहीं भी ऐसी जगह उसको काम पे नहीं लगाया जा सकता। उसको सिर्फ पढ़ाना है या फिर उसकी डेवलपमेंट की तरफ में ध्यान देना है, ठीक है। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ओवर 4 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज्ड बिटवीन 5 and 14 वर्क इन वेरियस ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग दी हजारडस वन। कि भाई जहाँ पे 2011 के अंदर आपका सेंसस हुआ वहाँ पे ये बात पाई हम लोगों ने कि आपके 4 मिलियन से ज़्यादा लोग बच्चे मतलब कि जो कि 5 साल से 14 साल के बीच में से वो आपके बहुत ख़तरनाक कामों के अंदर लगे हुए थे पैसा कमाने के लिए, ठीक है। फिर कहता है आपका इन 2016 पार्लियामेंट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड ऑफ अडोलसेंस 14-18 ईयर्स। अब यहाँ पे कहता है कि भाई उसी के साथ गवर्नमेंट ने आपका थोड़ा अमेंडमेंट किया इस एक्ट के अंदर पार्लियामेंट में 2016 के अंदर। उसके बाद फिर क्या कर दिया कि भाई जो आपके अडोलसेंट्स हैं वो भी और ये जो 14 साल के बच्चे थे ये भी कोई हजारडस काम के अंदर नहीं लगाए जाएंगे। इन हजारडस ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेस इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रंस और अडोलसेंट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। एनीवन हु फाउंड वायलेटिंग द ban must be penalized with punishment ranging from a jail term of 6 months to 2 years। कि उसको जेल भी हो सकती है 6 महीने से 2 साल तक की और साथ में उसको पनिशमेंट भी देनी पड़ेगी और फिर यहाँ पे कुछ मतलब कि कंपनसेशन भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ में और फाइन भी देना पड़ेगा 20,000 से 50,000 तक। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप प्लान्स टू रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन चिल्ड्रंस हु आर वर्किंग। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव भी बना रही है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ें सच्ची में हो रही हैं अभी भी तो इनको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। एन ऑनलाइन पोर्टल द pencil.gov.in प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। अब यहाँ पे यार आपका एक मतलब कि पोर्टल है जहाँ से आपको बहुत इफेक्टिव मतलब कि तरीके देखने को मिल सकते हैं जो कि चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करते हैं। पेंसिल हैज़ बिकेम फंक्शनल इन 2017। ये आपका 2017 के अंदर इसको फंक्शनल बनाया गया। इट इज़ मेंट फॉर फिलिंग ऑफ कंप्लेंट चाइल्ड ट्रैकिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। इसके अंदर मतलब कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखती है। कोई कंप्लेंट वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यार आज की हमारी वीडियो का ये पार्ट 1 इतना ही रखते हैं। अब पार्ट 1 के अंदर हम हमारे चैप्टर को आगे चलते हुए डिस्कस करते चलेंगे। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी नॉलेज मिल पाए, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, बाय बाय।